नमस्कार सम्मानित साथियों। आज मैं अपने YouTube चैनल तेज जाओ के माध्यम से आप सबको आरटीआई से जुड़े एक मामले से अवगत कराना चाहता हूं कि जो लोक सेवा आयोग के ओर से पटवारी भर्ती के मामले में जो पेपर लीक हो जाने के बाद पूरे राज्य में जो भूचाल सा आया और उसके बाद जो दोबारा परीक्षा हुई, उस मामले में मेरे द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी कुछ बिंदुओं पर जानकारी सूचना चाहने के लिए। उस सूचना देने के मामले में लोक सेवा आयोग द्वारा उस सूचना देने से इनकार कर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण देखते हुए लोक सूचना अधिकार अधिनियम 8(1)(6) का हवाला देते हुए उस सूचना देने से इनकार कर दिया है। और ऐसे में मेरे द्वारा लोक सूचना आयोग से के समक्ष द्वितीय अपील की गई है। इस पूरे मामले को अपने YouTube चैनल तेज जाओ के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मैंने जो आरटीआई के जरिए जो 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, उसमें बिंदु संख्या 2 पर तो मुझे सूचना सुलभ करा दी गई, लेकिन बिंदु 1 और 3 के बारे में जो अपीलीय अधिकारी के ओर से जो निर्णय आया, उसको मैं आप सबके सामने पहले तो थोड़ा इसको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये लोक सूचना आयोग में जब मुझे सूचना देने से लोक सूचना अधिकार अधिनियम 8(1) का हवाला 6 का हवाला देते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया गया लोक सूचना अधिकारी के स्तर से, तो मेरे द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की। तो अपीलीय अधिकारी द्वारा उसमें कहा गया कि सूचना नहीं देने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है और लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिए कि कारण से अवगत कराया जाए। तो जो कारण से अवगत कराते हुए लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे यह पत्र दिया गया, वो कारण ये हैं। इस प्रत्युत्तर के बाद मैंने इस पर जो अपना द्वितीय अपील के रूप में लोक सूचना आयोग को के समक्ष जो द्वितीय अपील तैयार की, वो भी मैं आपके सामने पुटअप करना चाहूँगा। ये मेरी ओर से द्वितीय अपील पुटअप की गई है। सचिव राज्य सूचना आयोग उत्तराखंड देहरादून, सूचना उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय अपील। ये द्वितीय अपील को मेरी कोशिश हो रही है कि आप सबके सामने यूट्यूब में इसको पुटअप करूं। फिर मैं इसके बाद इस पूरे मामले में आप सबको डिटेल से बताऊंगा। एक पन्ना दूसरा पन्ना है। मेरे द्वारा 11 मार्च 2023 को जिन 3 बिंदुओं पर सूचना चाहिए थी, वो बिंदु हैं: पहला, पटवारी लेखपाल की भर्ती हेतु 12/2/23 को दोबारा आयोजित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार कराए जाने की पूरी प्रक्रिया से संबंधित पत्राचार एवं पत्रावली में अंकित टिप्पणियों की सत्य प्रतिलिपि। दूसरा बिंदु था
पटवारी और लेखपाल की भर्ती हेतु दिनांक 12/2/23 को आयोजित परीक्षा में दिए गए प्रश्न पत्र की सत्य प्रतिलिपि। और तीसरा बिंदु था पटवारी और लेखपाल की भर्ती हेतु लीक हुए क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों की सत्य प्रतिलिपि। तो 12 मार्च को जब मैंने इस 3 बिंदुओं पर आरटीआई के जरिए सूचना चाही, तो इसके जवाब में लोक सूचना अधिकारी द्वारा 13 अप्रैल को मुझे बिंदु संख्या 2 पर वांछित सूचना तो सुलभ करा दी गई, लेकिन बिंदु संख्या 1 एवं 3 में वांछित सूचना के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(6) में निहित प्रावधान सूचना जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा का हवाला देते हुए सूचित किया गया कि सूचना दी जानी संभव नहीं है। तो इस पर मेरे द्वारा 25 अप्रैल को अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पुटअप की गई और अपीलीय अधिकारी के पत्र द्वारा 2 मई 2023 को अपील की सुनवाई हेतु 12 मई की तिथि निर्धारित करने की सूचना मुझे दी। तो और अपीलीय अधिकारी के द्वारा 15/5 को इस अपील पर सुनवाई करते हुए पाया गया कि बिंदु संख्या 1 एवं 3 पर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के कारण को स्पष्ट नहीं किया गया है। कारण से अवगत कराने के निर्देश देते हुए अगली तिथि 25 मई 2023 को निर्धारित की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा 15/5/23 को पारित उक्त आदेश के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या 1 दिनांक 25/5/23 द्वारा सूचना नहीं दिए जाने का निम्न कारण बताया गया। बिंदु संख्या 1 के बारे में बताया गया कि उक्त पत्रावली में विषय विशेषज्ञों के साथ किए गए पत्राचार एवं टिप्पणियों में उनके नाम, पते एवं मोबाइल नंबर अंकित किए गए हैं। और बिंदु संख्या 3 के बारे में बताया गया कि प्रश्नांश बैंक पुलिस अभिरक्षा में सील हैं एवं वर्तमान में उक्त प्रकरण पर SIT जांच भी प्रचलित है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नांशों में विषय विशेषज्ञों के नाम, पते एवं मोबाइल नंबर भी अंकित होते हैं। और ये कारण बताते हुए मुझे बताया गया कि लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(6) के आलोक में यह सूचना दे ही नहीं है। यानी कि अपीलीय अधिकारी के स्तर से भी लोक सूचना अधिकारी के अभिमत को से सहमत होते हुए 25/5 को जब लोक सूचना अधिकारी के स्तर से मुझे यह सूचना सुलभ करा दी गई, कारण बता दिए गए, तो 25/5 को जो तिथि थी सुनवाई के लिए अपीलीय अधिकारी के समक्ष, तो उसमें उन्होंने लोक सूचना अधिकारी के अभिमत से सहमत होते हुए इस अपील को अंतिम रूप से निस्तारित करने की सूचना मुझे दी गई। अब इस के बाद जो मैंने इसमें पूरा अपना प्रतिवेदन दिया है, वो प्रतिवेदन में मेरा कहना है कि इन पूरे बिंदुओं का समावेश करते हुए मेरा कहना है कि महोदय, उक्त क्रम में सादर अवगत कराना है कि जिन कारणों का हवाला देते हुए लोक सूचना अधिकारी
लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 816 के तहत वांछित सूचना देने से मना किया गया है, उससे प्रार्थी सहमत नहीं है। बिंदु संख्या 1 एवं 3 पर वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील के रूप में प्रस्तुत इस प्रत्यावेदन के निम्न बिंदुओं पर विचार करते हुए उक्त सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें। मैंने इसमें जो बिंदु दिए हैं उसमें जो पहला है अपने प्रत्यावेदन में, पहला है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 97 बनाम प्रीतम रूज AIR 2009, जो उत्तर पुस्तिकाओं की परिरक्षण के लिए सुसंगत विनियम में वर्णित अवधि के परे उनके प्रतिधारण से संबंधित है। दूसरा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन चंडीगढ़ बनाम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एवं अन्य AIR 2009 पंजाब एवं हरियाणा 2014, लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के लिए अंगीकार किए गए मानक से संबंधित है कि कितना अंक चयन प्रक्रिया के दौरान शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और साक्षात्कार के लिए आवंटित किया जाता है। तीसरा बिंदु इसमें मैंने दिया कि सूचना से संबंधित प्रकरण में SIT जांच प्रचलित है का तर्क दिया गया है, जो मान्य नहीं है। कोई भी अन्वेषण नियमानुसार असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में अधिकतम 60 दिन और संज्ञेय अपराध के संदर्भ में अधिकतम 90 दिन तक ही किया जा सकता है और इसी अवधि के अंतर्गत आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जाना अनिवार्य होता है। अतः निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत सूचना उपलब्ध कराने के लिए RTI की धारा 816 का तर्क नहीं दिया जा सकता है। अगला है चौथा बिंदु मैंने दिया अपने प्रत्यावेदन में, वो है लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। आयोग के वैधानिक दायित्व भारत का संविधान संबंधित अधिनियम तथा उपनियमों से विनियमित होते हैं। इन प्रावधानों का निहित उद्देश्य पारदर्शी परीक्षा प्रणाली अपनाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करना है। परीक्षा संपादित हो जाने के बाद लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना के दृष्टिगत सूचना के प्रकटन से बचने का प्रयास भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना जैसा माना जाएगा, जो जनहित के अनुरूप नहीं है। अतः बिंदु संख्या 1 एवं 3 की वांछित सूचना जनहित में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। रमेश चंद्र पांडे, पुत्र स्वर्गीय बच्चीराम पांडे, बिठौरिया नंबर 1, देवकी विहार, हल्द्वानी, नैनीताल। तो ये पूरे अपने इस प्रत्यावेदन के साथ द्वितीय अपील में अपने जो पूरे इसमें कॉरेस्पेंडेंस भी है उनको संलग्न करते हुए मैंने ये प्रत्यावेदन अपीलीय अधिकार लोक सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है हमारा अपना इसमें ये कहना है कि RTI जो एक जन सामान्य का एक अधिकार है, भारत के संविधान द्वारा जो अधिकार दिया गया है एक जन सामान्य को, जन सामान्य RTI के बारे में कितना RTI के द्वारा संविधान से हमको जो पावर मिली है एक जन सामान्य को, जन सामान्य उस पावर से कितना विज्ञ है कितना नहीं है यह अपनी जगह बात है। लेकिन जो मैं इसको समझता हूँ कि माननीय विधानसभा या माननीय लोकसभा में माननीय विधायक अथवा माननीय सांसद द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराने, जो प्रश्न के द्वारा जो सूचना चाही जाती है, जो सूचना माननीय विधायक और माननीय सांसदों को दी जा सकती है, वही सूचना
जन सामान्य को भी आरटीआई के जरिए अगर उसके चाहने पर सुलभ कराया जाना अनिवार्य है इस आरटीआई एक्ट के तहत। ये संविधान ने एक जन सामान्य को इतना पावरफुल बनाया है। तो अगर वे लोक सेवा आयोग द्वारा जिस ढंग से आरटीआई एक्ट 816 का हवाला देते हुए जो सूचना देने से जो इनकार किया गया है, वो एक जानबूझकर, इसके पीछे क्या वजह है ये तो ये लोग जाने, लेकिन ये जो आरटीआई एक्ट 816 का हवाला दिया है, ये इसमें ये कहीं से कहीं तक बनता नहीं है भाई। इन्होंने जो दोनों बिंदुओं पर, बिंदु संख्या 1 में मैंने जो सूचना मांगी है, क्या मांगी है, पटवारी ऑब्लिक लेखपाल की भर्ती हेतु दिनांक 12/2/23 को दोबारा आयोजित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार कराए जाने की पूरी प्रक्रिया से संबंधित पत्राचार एवं पत्रावली में अंकित टिप्पणियों की सत्य प्रतिलिपि। इसके बारे में मेरा ये कहना है, ये आरटीआई मैंने क्यों मांगी। ये एक जनवरी में जब पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, परीक्षा आयोजित होने के तुरंत बाद 9-10 तारीख को ही, 9-10 जनवरी को ही ये पूरा बवाल हो गया पूरे राज्य में कि पटवारी भर्ती के लिए जो क्वेश्चन बैंक था, वो क्वेश्चन बैंक ही लीक हुआ था। और इसके चलते जब ये खुलासा हुआ इस बात का, तो आनन फानन में जो परीक्षा संपन्न हो चुकी थी जनवरी में, वो परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। और लगभग 14 या 15 जनवरी के आसपास यह घोषणा हुई, लोक सेवा आयोग के स्तर से यह डिक्लेरेशन हुआ कि इसकी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और उसकी तिथि रखी 12 फरवरी। तो 12 फरवरी जब, तो मेरे दिमाग में उस समय ये आया कि इस परीक्षा के आयोजन के लिए इतने कम समय में, यानी 15 जनवरी को लगभग एक घोषणा हुई थी कि हम दोबारा 12 फरवरी को ये दोबारा ये परीक्षा आयोजित कराएंगे, तो 15 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का समय जो बचता है, उस पीरियड में कैसे ये क्वेश्चन प्रश्न पत्र तैयार हो सकेंगे, इसको लेकर एक बहुत चैलेंजिंग काम था। और इसी को चलते हमने 12 फरवरी को जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उससे पूर्व भी आशंका व्यक्त की थी कि कहीं जो पहले से जो क्वेश्चन बैंक लीक हुए हैं, उन लीक हुए क्वेश्चन बैंक में से ही तो नहीं लिए गए हैं ये क्वेश्चन, या जो भी है। ये तमाम आशंकाओं के मद्देनज़र मैंने इस विषय पर आरटीआई के जरिए जानना चाहा कि जो 12 फरवरी को जो दोबारा परीक्षा आयोजित हुई, उसके जो प्रश्न पत्र बनाए जाने के, तैयार कराए जाने की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पत्राचार है और जो पत्रावली में जो टिप्पणियाँ हैं, उनके मैंने सत्य प्रतिलिपि मांगी गई। अब इसमें इनका एक कहना है, उत्तर क्या आया है, लोक सूचना अधिकारी ने तो कहा कि ये आरटीआई एक्ट 816 के तहत दे नहीं है। अपील किए जाने पर अपीलीय अधिकारी ने कहा कि कारण स्पष्ट नहीं दिए गए हैं, किया गया है। अब जो कारण बताया गया है, वो कारण ये है कि जो प्रश्न पत्र तैयार करने के संबंध में जो पत्राचार हुआ था और जो पत्रावली में जो टिप्पणियां हैं, उनमें विषय विशेषज्ञों के नाम, पते और मोबाइल नंबर अंकित हैं। इसलिए यह सूचना जिसका प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा, या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा, इस क्लॉज की वजह से ये सूचना नहीं दी गई। और अब ऐसे ही जो बिंदु संख्या 3 है, उसमें भी मैंने कहा था कि पटवारी लेखपाल की भर्ती हेतु लीक हुए क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों की सत्य प्रतिलिपि। जो क्वेश्चन बैंक जनवरी में जो परीक्षा आयोजित हुई थी, और परीक्षा में उनके आयोजित करने से पूर्व जो क्वेश्चन बैंक लीक हुआ था, मैंने उस पूरे क्वेश्चन बैंक की सत्य प्रतिलिपि मांगी। अब इनका जवाब, इसमें भी इन्होंने जो कारण बताया, इन्होंने इसमें कारण
जो बताया है वो कारण भी बड़ा आश्चर्यजनक है। उसमें बताया ना कि इन्होंने प्रश्नांश बैंक पुलिस अभिरक्षा में शील हैं एवं वर्तमान में उक्त प्रकरण पर एसआईटी जांच भी प्रचलित है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नांशों में विषय विशेषज्ञों के नाम, पते एवं मोबाइल नंबर भी अंकित होते हैं। यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बारे में जो मुख्य मूल बात इन्होंने हाईलाइट करके बताई है, एक तो एसआईटी की जांच वाली बात है। एसआईटी की जांच वाले मामले में हमने इसका खंडन करते हुए बताया कि एसआईटी की जांच के लिए एक समय सीमा निर्धारित होती है और चूँकि पर्याप्त समय बीत चुका है, 60 दिन या 90 दिन की समय सीमा तय है नियमानुसार, लेकिन वो समय काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है, उसके बावजूद भी ये तर्क दिया जाना ये मान्य नहीं है। और दूसरा इस बिंदु इसमें भी यही कहा गया है कि प्रश्नांशों में विषय विशेषज्ञों के नाम, पते एवं मोबाइल नंबर भी अंकित होते हैं। यानी कि दोनों बिंदुओं में जो सूचना देने से दोनों बिंदुओं में वांछित सूचना देने का मूल कारण जो बताया गया है कि उसमें विषय विशेषज्ञों के नाम, पते और मोबाइल नंबर भी अंकित हैं, इसलिए नहीं दी जा सकती है। अब इसलिए उनके शरीर और शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, ये इसको समझ हवाला दिया गया। तो ये बिल्कुल गले उतरने वाली बातें नहीं हैं, क्योंकि जो तमाम पूर्व में जो जजमेंट आए हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पर जो रिकॉर्डेड जजमेंट हैं, उनका तमाम इसमें कि परीक्षा संपादित हो जाने के बाद कुछ भी, एक तो यह है लोक सेवा आयोग का मूल दायित्व यह है कि पारदर्शी परीक्षा प्रणाली में क्या है, जब परीक्षा संपन्न होने के बाद फिर कुछ भी गोपनीय नहीं है। फिर आप जो भी कोई आरटीआई, चाहे आईएएस की परीक्षा का बारे में हो, आप परीक्षा संपन्न होने के बावजूद अगर आप आरटीआई की जगह मांगें तो वो भी आपको सहज ही दी होगी। और ऐसे ये जब परीक्षा संपादित हो चुकी है तो उसके बाद फिर गोपनीय का मतलब ही नहीं है। अब दूसरी बात है कि अगर वो क्वेश्चन उनमें विषय विशेषज्ञों के नाम, पते और मोबाइल नंबर हैं, तो इससे ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा उसमें क्या है। कोई किसी भी फील्ड का कोई भी व्यक्ति हो, हमारा अपना अनुभव और जो पूरा समाज में देखते आए हैं वो तो यही है कि अगर कोई विषय विशेषज्ञ जो भी होगा, जिस फील्ड का भी, अगर उसका नाम अगर कहीं पर उजागर होता है या उसके नाम का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि फलाने द्वारा ये प्रश्न पत्र बनाए गए हैं या फलाना इस विषय में ने ये कार्य किया है, तो उससे तो गर्व होना चाहिए, उससे तो गर्व महसूस होता है। कहाँ अगर क्या उसका नाम आ जाएगा तो क्या उसको अपनी जान माल का खतरा हो जाएगा क्या? या उन विषय विशेषज्ञों ने ये इनसे बाउंड किया है कि हमारे नाम पता का है कि वो लेख नहीं होना चाहिए। तो पूरा जो परीक्षा में जो पूरे मामले में धांधली हुए, उसमें अब एक बिंदु तो ये आ गया कि विषय विशेषज्ञों के नाम, पते और मोबाइल नंबर अंकित होने के कारण जो सूचना नहीं देने से इनकार किया गया है, ये एक गले उतरने वाली बात नहीं है और इसमें कहीं ना कहीं झोल है। और कैसे, खैर अब ज़्यादा इसमें अभी कुछ न कह के सब कुछ डाउटफुल लग रहा है। और यही है कि अगर परीक्षा पारदर्शितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराए जाने के बाद जो आरटीआई की मूल भावना है, उसके तहत अगर सूचना देने से अगर इनकार किया जाता है तो उसे जनहित में कोई सूचना चाहिए गई है, उससे इनकार किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर या घालमेल की ओर इशारा करता है। अब इस पूरे मामले में जो भी ड्यूटी अपील में जो भी निर्णय आएगा उसका हम वेट करेंगे। जो भी इसमें खुलासा होगा वो सब आपके सामने पुटअप किया जाएगा। लेकिन यह एक इस उत्तराखंड राज्य में एक बहुत बड़ी बात जनरली देखने में आती है कि आरटीआई का उत्तर देने में जिस ढंग से टाल मटोल और इस ढंग से घुमाया जाता है, उसके लिए तो ये जो भी सूचना चाहने वालों को कि पेशेंस की परीक्षा लेने वाली बात है। कौन इतने परिश्रम पड़ेगा, कौन इतने एक्सरसाइज करेगा, कौन इतने लगातार महीनों इंतजार करने के बाद फिर घुमाया जाता है जिस ढंग से, उतना लेखा पढ़ा उतना पेशेंस, तब तक तो
एक इसमें धैर्य की परीक्षा लेने वाले जैसी बात है। लेकिन क्योंकि ये पटवारी भर्ती का मामला पूरे राज्य के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग रहा है और हमारे नौनिहालों के लिए एक बहुत बड़ी बात हुई है। सारे परीक्षाएं अभी अब विषय विशेषज्ञों की बात में बात वो एक याद आती है। अभी हाल ही में हमने सब पूरा मीडिया के जरिए पढ़ा था, जब बंदरगाहों की भर्ती का मामला था इसी यहाँ, तो उसमें भी 1800 क्वेश्चन बैंक के 1800 प्रश्नों में से 360 ही क्वेश्चन गलत साबित हुए। इसी लोक सेवा आयोग द्वारा उनको गलत डिक्लेयर किया। तो ये सब बातें बड़े उलझाने वाली बात है और कहीं ना कहीं ये इन सब की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। और आगे इतना हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर जिसकी भी जो अगर ये मंशा है कि हम इनको ऐसे ही घुमा देंगे तो ये चुप हो जाएंगे, तो ये मैं चुप होने वाला नहीं हूँ इस पूरे मामले में। आरटीआई हमारा अधिकार है, संविधान द्वारा जो हमें यह अधिकार दिया गया है जन सामान्य को, उस अधिकार के तहत ये सूचना लोक सेवा आयोग को देनी ही देनी पड़ेगी। ये निश्चित है। लोक सेवा आयोग, लोक सूचना आयोग के स्तर से इसमें जो भी निर्णय आएगा और वहाँ से भी अगर इसमें सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तो चाहे इसको लेकर कोर्ट जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से लेकिन ये सूचना देनी ही देनी होगी। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल में चेत जाओ चैनल के माध्यम से जो जवाबदेही से जुड़े जो तमाम मसलों को मैं आप सबके साथ शेयर करता आया हूँ, उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और आगे जो भी इसमें प्रोग्रेस होगी इससे आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।